आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर समझते हैं। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोल सकते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके फॉर्म में स्टोर करता है? तो चार्ज के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में, यानी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो समझते हैं हम लोग, उस चीज को वो क्या करता है, स्टोर करता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे होता है? देखिए, ये एक डिवाइस है। क्या है? ये एक डिवाइस है। आप लोग फैन में देखे होंगे, फैन में एक उजले कलर का, व्हाइट कलर का, इस तरीके का आपको एक देखने को मिला होगा जो लगा हुआ होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, जनरली हम भाषा में उसको कंडेंसर बोलते हैं। फैन में जो लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। उसी को हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है फैन के रूप में। अगर देखा जाए कि फैन को ऑपरेट करवाने के लिए जब हम लोग इसको यूज करते हैं फैन को, तो चूंकि फैन इनिशियल कंडीशन में कौन से कंडीशन में होता है? इनिशियली वो रुका हुआ रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है, और उसको फिर हमको क्या करवाना रहता है? मूवमेंट करवाना, रोटेट करवाना रहता है। तो आप लोग को पता होगा कि इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से, कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में रहता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसके स्टेट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी स्टेट को चेंज करवाने के लिए जो एनर्जी का वैल्यू चाहिए था, वो ज़्यादा चाहिए था। किसके कंपेयर में ज़्यादा चाहिए था? तो रनिंग कंडीशन में अगर एक बार इस फैन को घुमा दें, तब हमको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी, और एक बार शुरू के केस में घुमाने में, यानी एक बार फैन को स्टार्ट करने में जो एनर्जी लगेगा और जो घूमते हुए रहेगा उसके बाद जो एनर्जी लगेगा, उन दोनों के केस में फर्क होता है। यानी इस फैन को रोटेट करवाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा एज कंपेयर टू जब ये रोटेट करते रहेगा, यानी रोटेट कर रहा है, यानी अब मोशन में हो गया है, तब उसको मोशन को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी से क्या होता है? कम होता है। यानी सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इनिशियल केस में इसको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होता है, और उसी एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि वो ढेर सारे चार्ज को जमा करता है, यानी एनर्जी को जमा करता है, और जब यानी फैन को स्टार्ट करवाना होता है तो वो एनर्जी को एकदम सडनली देता है, जिसकी वजह से एनर्जी का वैल्यू उसको ज़्यादा मिल जाता है। ज़्यादा मिल जाने की वजह से ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब ये रोटेट करने लगता है, तब हमको एनर्जी का वैल्यू उतना नहीं चाहिए जितना इनिशियल कंडीशन में चाहिए। तब जो मेन सप्लाई दिया जाता है उससे वो काम चला लेता है। तो कंडेंसर और कैपेसिटर किसको बोलेंगे? ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। तब उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं। ये बना कैसे होता है? ये बना होता है, इसका बनाने का जो तरीका है वो ये है कि दो कंडक्टिंग बॉडी के बीच में, इसके बीच में, दो कंडक्टिंग बॉडी के बीच में, ये क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है। ये भी क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है। अब इसको प्लेट समझिए, प्लेट शीट समझ सकते हैं इसको। इसके बीच में क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब ये जाकर के क्या बनता है? एक कैपेसिटर बनता है। यानी यहाँ से एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं वोल्टेज के रूप में, वोल्टेज और करंट के रूप में, यही एनर्जी क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? स्टोर करने का। किसके फॉर्म में स्टोर करता है? तो ये चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को ये क्या करता है? स्टोर करता है। यानी जब इसको, यानी इनिशियल केस में देखा जाए तो ये कैपेसिटर या क्या है? चार्ज नहीं है। लेकिन जब हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा।
और इस तरीके से ये चार्ज को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। जितना भी इसका कैपेसिटी होगा, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कैपेसिटी कितना होगा, तो जितना भी इसका कैपेसिटी होगा उतना चार्ज को ये क्या कर लेगा, अपने आप में स्टोर कर लेगा। यानी अब ये क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। अब जब स्टोर कर लिया तो इसी चीज को हम लोग अगर क्या करें, किसी बल्ब को हम लोग दे सप्लाई, किसी बल्ब को हम सप्लाई दें, तो ये जो चार्ज है अब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा इसमें। यानी ये क्या करेगा, करंट को फ्लो करवाने का काम करेगा। अब चूंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली कंटिन्यूअसली इसमें सप्लाई दिया जा नहीं रहा था, जो इसके पास अवेलेबल एनर्जी था, जो इसके पास एनर्जी था, उसी को एनर्जी को क्या करेगा, ये डिसिपेट करेगा। तो इनिशियल केस में चलिए आप ऐसे समझिए कि आपके पास अभी 50 रुपया था, अब 50 रुपया था, अब 50 रुपया था तो तब आप इसको देना शुरू किए, तो पहले 50 था तो इसको ज़्यादा मिलेगा, आपके पास भी कुछ रखना है। यानी धीरे धीरे कर करके आप इसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपने पास जो वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो खर्च करने के क्रम में यानी जब इसके पास पहले ज़्यादा एनर्जी था, तब ये जो बल्ब होगा वो ज़्यादा तीव्र गति से जलेगा, यानी ज़्यादा इंटेंसिटी से जलेगा, ज़्यादा लाइट देगा। लेकिन जैसे जैसे इसका वैल्यू कम होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, बल्ब जलना बंद होगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो चार्ज यहाँ पे स्टोर था वो सारा का सारा क्या कर देगा, इसमें डिसिपेट कर देगा। इस तरीके से ये कैपेसिटर क्या करता है, वर्क करता है। यानी कैपेसिटर वर्क, कैपेसिटर बना होता है किस चीज का, अब बनने कहने का मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है किसी प्रकार का भी हो, जनरली ये 3 प्रकार के होते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन हर एक केस में जो देखा जाता है वो होता है कि दो कंडक्टिंग बॉडी के बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तब इसका जो इस पूरे इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। जो कैपेसिटर होता है यानी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, और तीसरा होता है स्फेरिकल। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया, हमने कैपेसिटर का ये बात बताया आपको कि किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो, हर एक केस में एक इंसुलेटिंग मटेरियल दो कंडक्टिंग बॉडी को क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, यानी बीच में उसको रोके रहेगा, कौन, इंसुलेटिंग। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट के बीच में आपको इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये दो प्लेट हैं जिसपे क्या होंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और एक पे नेगेटिव चार्ज होंगे। दो टर्मिनल इससे निकले होंगे, एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो इसमें क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं जो आपस में पैरेलली इस तरीके से क्या है, अरेंज्ड रहते हैं, और बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम, फिलहाल अभी इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सपोज कीजिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एयर है या वैक्यूम है, तब भी वो तो इंसुलेटिंग मटेरियल का ही काम करेगा। बात समझिए, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल हो या नहीं हो फिर भी ये कैपेसिटर के जैसा काम कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मटेरियल किस प्रकार का, इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग किस प्रकार का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप होते हैं। जैसे माइका होता है, सेरामिक होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में अगर यूज करते हैं तो एयर है तो एयर कैपेसिटर हो जाएगा, माइका इसके बीच में डाला हुआ है तो माइका कैपेसिटर हो गया, अगर सेरामिक है तो सेरामिक कैपेसिटर हो जाएगा। इस तरीके से उसका नेमिंग होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेट
के बीच में क्या होते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब इसका कैपेसिटी कितना होता है, कितना वैल्यू होता है, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में होते हैं कि दो प्लेट इसमें भी होंगे, लेकिन जो उसका कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। यानी ये एक हो गया इसका बाहरी, और इसके बीच में होगा इसका क्या, दूसरा प्लेट। इसके बीच में होगा इसका क्या, दूसरा प्लेट। यानी ये हो गया इसका दूसरा प्लेट, और ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, खाली जो है ये बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाएंगे। इसके बीच में क्या हो जाएंगे, ये इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी बीच में क्या था, इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे भी बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे, और स्फेरिकल में भी बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसका कुछ बस डिफरेंट हो जाता है। ये बाहर का कंस्ट्रक्शन हो, यानी एक प्लेट ये वाला हो गया और दूसरा प्लेट इसके बीच में हो गया, और इसके इन दोनों प्लेट के बीच में क्या हो जाएंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल। तब इस प्रकार के कैपेसिटर को कौन सा बोलते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और यही कैपेसिटर आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे जितने प्रकार के भी आप लोग फैन देखते हैं या रेडियो वगैरह में जो भी चार्जर वगैरह में छोटा छोटा कैपेसिटर जो मिलता है, वो इसी प्रकार का कैपेसिटर यूज होता है। उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में कुछ इस प्रकार के होते हैं कि बाहर आउटर वाला जो प्लेट होता है वो स्फेरिकल होता है, और बीच वाला भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। यानी दो इसमें बी प्लेट होता है, और बीच में इसके क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तब ये था तीन प्रकार के क्या, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैपेसिटर। आगे हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस बोलते हैं कि कैपेसिटर का वैसा प्रॉपर्टी, कैपेसिटर का वैसा प्रॉपर्टी जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। कैसे स्टोर करता है, कितना स्टोर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। यानी कैपेसिटर का वैसा प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलेंगे जो चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है। यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे, तो उस कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलेंगे जिसकी वजह से वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका यूनिट होता है फराड। इसका यूनिट क्या होता है, फराड। देखिए समझिए कि ये क्या है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का सिंबल जनरली ये होता है, कहीं पे दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ये क्या है, ये एक कैपेसिटर है, और ये क्या है, बैटरी है जिसका वैल्यू कितना है, भी अप्लाई किया गया। तो चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, क्यू स्टोर हो रहा है। तो जो सी का वैल्यू होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू बोला जाता है कि सी बराबर होगा क्यू बाई भी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करता है इस पे वोल्टेज पे। यानी आप यहां से देख सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, सी भी। यानी जितना ज्यादा आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, इसका डेफिनेशन ये होता है कि यूनिट पोटेंशियल में, यानी अगर 10 पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, 10 पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे समझिए, 10 पोटेंशियल 10 वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं एक कैपेसिटर में, 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसमें चार्ज कितना, मान लीजिए 50 कूलम स्टोर होता है। कितना, 50 कूलम स्टोर होता है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यूनिट पोटेंशियल में वो कितना चार्ज को स्टोर कर पाएगा, ये बताइए। 10 वोल्ट के वजह से वो कितना स्टोर कर रहा है, 50 कूलम स्टोर कर पा रहा है। तो बताइए यूनिट की वजह से कितना स्टोर कर पाएगा, यूनिट पोटेंशियल की वजह से। ये वाला वैल्यू यहाँ करेंगे 25 कूलम बटा 10, यानी उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फराड।
क्या बोलते हैं, फराड, यानी फराड बराबर क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट भी इसको बोलते हैं। यानी यूनिट पोटेंशियल में कोई कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। एक बताओ, क्या कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब इस चीज को एग्जांपल से थोड़ा समझिए। भी बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे, आई आर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, बताइए तो भी और आई पे क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता था, क्या डिपेंड करता था, नहीं। इसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड करता था, आर बराबर एक और हम लोग पढ़ते थे एल बाई ए, क्या पढ़ते थे, एल बाई ए। यानी ये क्या था, एक प्रॉपर्टी था, उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी था जो क्या करता था, इसको अपोज करता था। सिमिलर यहां पे भी है, ये कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, उसका एक प्रॉपर्टी है। वो इन दोनों बातों पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं, कितना चार्ज स्टोर होगा। सी बराबर एक और फॉर्मूला होता है, सी बराबर होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। आगे हम, ये कैपेसिटी होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू किन बात पे डिपेंड करता है, उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, कितना इसका एरिया होगा। ये जो दिख रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो ये था बेसिक बात, यानी जो C बराबर होता है कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, Q बाय V होगा, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो Q बराबर V इंटू सी या CV। आगे हम लोग इस बात को समझते हैं कि अलग अलग कैपेसिटर का जब अरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तब उसको हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे रजिस्टर के केस में क्या करते थे हम लोग, 2-3 कैपेसिटर को क्या करते थे, रजिस्टर के केस में 2-3 रजिस्टर को एक में कनेक्ट करते थे कि नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। कुछ इस प्रकार से करते थे, कुछ इस प्रकार से करते थे अरेंजमेंट। इसको हम लोग सीरीज बोलते थे, इसको हम लोग पैरेलल बोलते थे। उसी प्रकार से कैपेसिटर का भी अरेंजमेंट होता है सीरीज और पैरेलल में। हम इस चीज को डिटेल में आगे चलेंगे, पहले बेसिक बात समझ लेते हैं कि आखिर अरेंजमेंट कैसे होता है, फिर हम लोग इसका वैल्यू कहाँ से आता है, ये वैल्यू आगे इस चीज का वैल्यू कैपेसिटी कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, स्फेरिकल का कितना होगा, एक एक के लिए हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो बेसिक चीजें हैं उस चीज को हम लोग समझते हैं। यानी थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये स्टोर करता कैसे है, यहाँ पे चार्ज का क्रिएशन कैसे होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम एक बात को समझेंगे कि आखिर ये चार्ज को स्टोर कैसे करता है, इस चीज को जरा समझना होगा। ये एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है, और ये एक दूसरा प्लेट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं तो ये एक दूसरा प्लेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पे ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होता था, एक बॉडी था, कंडक्शन प्रोसेस में चार्ज के क्रिएशन में हम आपको बताए थे कि जब ये बॉडी क्या है, किस कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, और एक हम चार्ज बॉडी को या पॉजिटिव चार्ज या किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, जरा बताइए। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्या हो जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करता था, और कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता था, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते थे, यानी कनेक्ट कर दिया जाता था। तो ये नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव क्या हो जाते थे, एक तरफ हो जाते थे। ऐसा बताए थे हमने। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम होता है। देखिए, ये क्या है, कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी से, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो जरा बताइए, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये अपनी और किसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये बॉडी है तो एक तरफ क्या हो जाएगा इसके, यानी इसके तरफ, जिस तरफ ये कनेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया आपको, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और एक तरफ क्या हो गए, पॉजिटिव। तो यानी प्लेट के एक तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, और दूसरे तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और चूंकि ये क्या है, इससे कनेक्टेड है, यानी कहने का मतलब ये नेगेटिव कहाँ आकर के मिल गया, इसमें क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या कर गया, यहाँ पर आकर के मिल गया। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या होता है, चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करके एक तरफ भेज देगा और पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये पॉजिटिव का हो जाएंगे यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरीके से इस प्लेट पे क्या हो गया, चार्ज का क्रिएशन हो गया। क्या हो गया, चार्ज का क्रिएशन। और चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, अपना एक फील्ड बनाता है, और फील्ड कहाँ से कहाँ जाकर के रुकता है। अगर एक पॉइंट चार्ज को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ से फ्लक्स निकलते हैं और इनफाइनाइट पे जाकर के खत्म होते हैं। एक्चुअल में ये निकलता है पॉजिटिव से और खत्म जाकर के कहाँ पे होते हैं, नेगेटिव पे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रूप में नहीं दिखा जाता, इसलिए इसको इनफाइनाइट पे बोला जाता है। लेकिन यहाँ के केस में पॉजिटिव से निकल करके कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव के पास जाएंगे और क्या बनाएंगे, फील्ड बनाए। यानी यहाँ पे क्या आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, चार्ज का स्टोर होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इस प्रकार से ये क्या करता है, वर्क करता है। अभी हमने यहाँ पे कोई मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, या तो ये वैक्यूम है या एयर होगा, यही कंसिडर करेंगे हम लोग। लेकिन आगे यहाँ पे समझा जाएगा कि एयर और वैक्यूम के अलावे भी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको इस केस में डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। तब हम लोग आगे समझेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक चेंज करेंगे तब क्या होता है, तो उस बात को आगे समझेंगे। यानी इस तरीके से चार्ज स्टोर करता है। अब हम इसका क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन की, कंबाइन करते हैं एक से अधिक कैपेसिटर को, तब उसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट बनाया है, ये है C1 C2 C3, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, Cn तक जाएगा। अब इसके बदले हमको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि जिसका वैल्यू क्या होगा, इक्विवेलेंट यानी C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए जब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो अभी हमने बताया कि चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या लाने का काम करता है, वो पॉजिटिव क्यू लाने का काम करता है। और चूंकि बैटरी सेम था तो इस प्रकार से जितना पॉजिटिव यहाँ पे था उतना ही नेगेटिव क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा में करके दिखाते हैं। देखिए ये एक है, उसके बाद ये एक है। देखिए जब यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल को क्या किया, कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या किया, कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और कंबाइन कर लेगा इसमें, और बदले में यहाँ क्या जनरेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या जनरेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, क्यू। क्या हुआ, क्यू। अब चूंकि ये क्यू जनरेट हुए तो बताइए यहाँ पे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, अगर इधर से कनेक्ट होता तब हम डायरेक्टली बोलते कि नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता। यहाँ पे समझिए, यानी ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करके मिला लेता और बदले में यहाँ पे क्या जनरेट हो जाते, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते। या दूसरे शब्दों में इसको और हम बोल सकते हैं, यहाँ से समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस प्लेट के चार्ज के नेगेटिव को क्या करेंगे, अपनी ओर क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो बताइए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना होंगे, जितना यहाँ पे चार्ज आया है पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। जरा बताइए बदले में यहाँ पे क्या आएंगे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, दोनों तरफ। यानी इस प्लेट पे चार्ज का क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब चूंकि ये वाला और ये वाला प्लेट आपस में क्या है, कनेक्टेड है। क्या है, कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होने की वजह से इस प्लेट पे भी क्या होंगे, चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है, तो इस तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या हो गए, खत्म। तो यहाँ पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। और बताइए इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू किसके बराबर होगा, इस नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, और इस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू किसके बराबर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे।
इस तरीके से क्या होता है, चार्ज का जनरेशन होता है कैपेसिटर पे। यानी ये प्लेट पॉजिटिव हो जाते हैं और ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें, यहाँ पे समझें हम लोग अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरह के जितने सारे प्लेट रखेंगे उन सारे पे जो चार्ज का वैल्यू होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, सारे पे एक ही वैल्यू होगा। कब एक ही वैल्यू होगा, जब हमने इस कैपेसिटर को किस कनेक्शन में किया है, इसी कनेक्शन को, या जब इन सबों में मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, कैसे इक्वल हो अभी हमने बताया, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है सबों कैपेसिटर पे, जितने सारे कैपेसिटर कनेक्टेड है, तब उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, सीरीज। अब इसका इक्विवेलेंट का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, यानी ओवरऑल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इस चीज को हमको कैलकुलेट करना है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस पे चार्ज का वैल्यू क्यू, इस पे चार्ज का वैल्यू क्यू और इस पे चार्ज का वैल्यू क्यू। यानी सीरीज कनेक्शन में सभी कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, इक्विवेलेंट होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। चार्ज का वैल्यू हो गया। अब चूंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू सभी कैपेसिटर का अलग अलग है, तो यहाँ पे मानते हैं कि कैपेसिटेंस का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा, और यहाँ पे Vn मान लेते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, वोल्टेज का वैल्यू कंसिडर कर लिए। क्योंकि क्यों कैसा कंसिडर किए, अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, C बराबर Q/V। Q तो सबों पे ठीक है, Q पे सबों पे ठीक है, तो मानते हैं, ऐसे समझिए, Q बराबर क्या हो गया, CB या VC। ये सभी पे इक्वल है, ये बात ठीक है, लेकिन बताइए ये कैपेसिटेंस का वैल्यू सभी पे अलग अलग है। मान लेते हैं कि ये सभी पे कितना है, चार्ज का वैल्यू 10 है, लेकिन कैपेसिटेंस का वैल्यू सभी का क्या है, अलग अलग है। जरा बताइए, एक का वैल्यू अगर 1 होता, C का वैल्यू अगर 1 होता, तो V का वैल्यू कितना होता, 10 होता। अगर दूसरा केस में देखा जाए कि इसका वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 होता, तो इसका वैल्यू कितना होता, 5 होता है। अगर इसका 3 होता, यहाँ पे कितना होता, 10/3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू सभी पे अलग अलग है, जिसके वजह से वोल्टेज का भी वैल्यू सभी के पास क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी अब हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। यानी कैपेसिटेंस, इसको अगर इक्विवेलेंट लिखे तो जितना अप्लाई किया हुआ उतना ही अप्लाई यहाँ पे भी। अब चूंकि हम यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इस तरीके से जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए टोटल इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, V बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी अभी C बराबर Q/V, तो बताइए V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। इक्विवेलेंट के लिए हम लोग मानते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस जो होगा उसको कितना मानते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। Q/C, चार्ज सभी पे इक्वल है, चार्ज सभी पे इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। V1 बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए, V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर कितना हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं V1, तो Q/C1, Q/C1। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सभी पे चार्ज का वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट है। इतना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज क्या है, सभी जगह पे है। तो Q/C1, उसी प्रकार से Q/C2, उसी प्रकार से Q/C3, कहाँ तक, Q/Cn तक, कितने सारे कैपेसिटर यहाँ पे अरेंज्ड होंगे। यानी अगर Q कॉमन ले लें तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस तरीके से 1/Cn तक। जरा कंसिडर कीजिए कि जब हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज में अरेंजमेंट करते थे, R1 R2 इस तरीके से अरेंज करते थे, तब वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता था, डायरेक्टली हम लोग R1 प्लस R2 इस तरीके से जितना भी होता था उतना जोड़ देते थे।
रेजिस्टेंस से जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में ऐड होते थे हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली इसको समेशन कर देते, ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ना करके इसके पैरेलल जैसा हम लोग करते हैं। जरा याद कीजिए, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे, इस तरीके से कनेक्ट करते थे, ये R1 ये R2, तब उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होता था, 1/R2 + 1/R1, इस तरीके से होता था। यानी रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कनेक्शन जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे, उसी प्रकार से कैपेसिटर का क्या कनेक्ट करते हैं, सीरीज वाला का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका पैरेलल कनेक्शन, उसके लिए वैल्यू कितना होता है। ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जरा याद कीजिए। रेजिस्टेंस वाला केस में जब हम लोग रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट करते थे तब क्या होता था, रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का वैल्यू होता था वो क्या होता था, इक्वल होता था। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग क्या है, सेम वैल्यू है। कैपेसिटर्स का जो वैल्यू है वो अलग अलग भले ही है, लेकिन जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग क्या है, इक्वल वैल्यू है। तब इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे, जैसा कि रेजिस्टेंस में होता था। आगे हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कैसा होगा। तो जरा बताइए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सारे के लिए सेम है, लेकिन चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा, डिपेंड करता है किस पे, कैपेसिटेंस पे। ऐसे समझिए C बराबर क्या हो रहा था, Q/V हो रहा था। हर एक केस में यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसको ऐसे समझिए V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो चूंकि ये वाला वैल्यू अलग अलग है सभी के लिए, ये वाला वैल्यू बराबर है। ऐसे समझिए ये 10 है और ये Q/C है। अब ये वाला वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो Q का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। एक बार ये 2 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। एक बार 3 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं वैल्यू को। यानी ओवरऑल देखा जाए कि टोटल चार्ज अगर Q ट्रांसफर होता है तो Q बराबर क्या हो जाएंगे, Q1 + Q2 + Q3। यानी इसमें अगर Q1 माने, इसमें Q2 माने, इसमें Q3 माने, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएंगे चार्ज का वैल्यू। अब इसमें हम लोग वैल्यू का रख देते हैं। बताइए Q बराबर क्या हो जाएगा, CV टोटल इक्विवेलेंट जो होगा। Q1 का वैल्यू क्या होगा, Q1 का वैल्यू क्या होगा बताइए, Q यानी C बराबर Q/V। तो अगर Q1 का वैल्यू निकाले तो वोल्टेज तो सभी में सेम है, इक्वल डिफरेंट क्या है, C1। यानी यहाँ से लिख सकते हैं C1 × V प्लस Q2 के लिए C2 × V प्लस Q3 के लिए C3 × V। अब सारे में से V को कॉमन लेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या बच जाएगा, C1 + C2 + C3। इस तरीके से जितने सारे पैरेलल इसमें कनेक्ट होते कंडेंसर, तो उसका सारा का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से डायरेक्टली क्या कर देते, ऐड कर देते, तो इसका क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाता है। यानी जब हम लोग इसको पैरेलल में करेंगे, जरा याद कीजिए रेजिस्टेंस वाले के केस में क्या होता था, रेजिस्टेंस में पैरेलल के केस में क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। जरा बताइए, तो ये पैरेलल वाला में था। पैरेलल वाला के केस में यहाँ पर जैसा होता था जस्ट उसका उल्टा हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट होता है उसका जस्ट उल्टा किस में होता है, कैपेसिटेंस में होता है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्फेरिकल के लिए और फिर सिलेंड्रिकल के लिए। एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।